हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हिस्ट्री की जयचंद्र गहरवार सीरीज चल रही है, जिसमें हम 12th क्लास की जो बुक है उसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जिसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। उनको कवर करवा रहे हैं। ये पार्ट 2 जो है, मतलब सेकंड बुक जो है मीडिएवल हिस्ट्री वाली, उसका लास्ट चैप्टर है। और वैसे अगर सीरीज में देखा जाए तो 9th चैप्टर है, इसको थीम 9, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रोनिकल्स। इसकी बात इस चैप्टर में होने वाली है, ठीक है। और किसके क्रोनिकल की बात होगी? मुगल कोड की। क्रोनिकल क्या होता है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और सब कुछ हम इसमें जानेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको मुगल जो डायनेस्टी है उसके बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। किस तरह का उनका सिस्टम था, क्या था, बहुत कुछ इस चैप्टर में याद करने को है। इसलिए इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है डिफेंस डीसी, इसी नाम से चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसको आप ज्वाइन करना भी चाहिए। आपको इस टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई बुक हुई, बहुत सारे क्विज़ वगैरह भी मिलते रहते हैं जो मैं खुद बना के डालता रहता हूँ। और जैसे पेपर 2 के लिए, CAPF के लिए विजन आई है, इसके कौन कौन से टॉपिक हर मंथ के इंपॉर्टेंट हैं। मंथली मैगजीन तो काफ़ी बड़ी होती है, 100 से 150 पेज की। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको काट के मैंने यहाँ पे डाल दिया सितंबर से मार्च तक, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो। तो आप सबको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर में हम ये जान लेते हैं कि क्रोनिकल्स का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रोनिकल्स का मतलब होता है वैसे हिस्ट्री, इतिहास जो होता है उसे ही इंग्लिश में क्रोनिकल्स बोलते हैं। अच्छा, लेकिन हिस्ट्री भी डायनेस्टिक हिस्ट्री, जैसे किस राजा का कौन बेटा हुआ, उसके बाद उसका कौन सक्सेसर हुआ, इस तरह से अगर किसी डायनेस्टिक हिस्ट्री की बात करें उसे क्रोनिकल्स बोलते हैं। उन्होंने क्या क्या काम करवाए, इस सबको क्रोनिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अगर इस वाले चैप्टर में हम मुगल डायनेस्टी की पूरी बात करेंगे, ये तो इस चैप्टर के नाम से आपको समझ आ गया होगा, द मुगल कोड लिखा हुआ है ना, ठीक है। और मुगल कब से कब तक थे? 1526 में जब बाबर ने हमला किया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया पानीपत के फर्स्ट बैटल में, तब से लेके ये मुगलों का यहाँ पर राज हो गया था, ठीक है। इसी सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, मॉडर्न हिस्टोरियन राइटिंग इन इंग्लिश हैव टर्म दिस जेनर ऑफ टेक्स्ट क्रोनिकल्स एज दे प्रेजेंट अ कंटिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। मैंने कहा ना, क्रोनिकल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे के सारे इवेंट जो है वो एकदम रिकॉर्ड में, कि इसके बेटे ने ये सारे काम करवाए, उसके बेटे ने वो सब करवाए, वो सब लिखा होता है। अच्छा, मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड देखा, इसमें लिखा हुआ पेनस्टिंगली। आपकी वोकेबलरी के लिए बता दूँ, पेनस्टिंगली का मतलब होता है बड़ी मेहनत से अगर कोई काम किया जाता है, बहुत प्रयास के बाद, उसे पेनस्टिंगली बोलते हैं। अच्छा, देखते हैं इस वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, जो मुगल जो नाम है वो मंगोल से ड्राइव होता है, ठीक है। मंगोल से ड्राइव ये नाम होता है। अच्छा, लेकिन जो मुगल थे वो खुद को तैमूरिद बोलते थे। तैमूरिद का मतलब होता है तैमूर के वंशज। आपने तैमूर का नाम सुना है? अच्छा, तो जो एज डिसेंडेंट ऑफ तुर्किश रूलर तिमूर ऑफ पैटर्नल साइड, बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वाज रिलेटेड टू जंगीज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। अब देख सकते हो आप, बाबर जो था अपने पिता की तरफ से, फादर की तरफ से, तो अब उससे रिलेटेड था तैमूर से। बेसिकली तैमूर की जो 3rd जनरेशन जो थी उसी में बाबर पैदा हुआ था। अच्छा, और उसकी जो माता थी वो जो चंगेज़ खान जो था, जिसको गेंगिस खान भी बोलते हैं, इस तरह से उसकी मदर इस वाली डायनेस्टी से थी। ये आपके समझ आ गया। तो बहुत ही खतरनाक लोगों के ही वंश में रहा ये, अपने पिता की साइड से भी और मदर की साइड से भी। अच्छा, फिर देख लेते हैं कि जैसे 16th सेंचुरी आई तो यूरोपियन ने इस टर्म मुगल को यूज करने लगे इंडियन रूलर की ब्रांच ऑफ फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। और ये मुगल जो है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये वहाँ से भी लिया गया है। रुडयार्ड किपलिंग एक अंग्रेज है, जिसकी एक बुक है जंगल बुक, जिसका करेक्टर होता है मोगली। मोगली इसका हीरो होता है, तो कई लोग बोलते हैं कि मुगल जो वर्ड है वहाँ से भी लिया गया है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। किसकी बुक है? रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक, ठीक है। और जो भी मैंने बताया कि वो पिता की साइड से कहाँ से था, और ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तैमूरी थे वो, इसलिए तैमूर था उनके पिता की साइड का जो वंशज था, मतलब उनसे पुरखा जो था उनका बेसिकली। अच्छा, और जैसे आप देख सकते हो जैसे कई सारी चीज़ें। जो एम्पायर का जो फाउंडर था वो तो आपको पता ही है, बाबर था, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। अकबर का पूरा नाम आपको पता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। ऐसे हुमायूं का था क्या क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। देखिए, बताऊँ आपको, तो जो जहीरुद्दीन जो बाबर था वो आया अपनी होमलैंड से। होमलैंड कहाँ है उसका? फरगना, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के फरगना नाम की जगह वो पैदा हुआ, और 1526 में फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए।
और अपने जो उसके क्लैन के जो मेंबर थे उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और ज़्यादा रिसोर्स चाहिए थे उन्हें, और ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी, उसके लिए वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। अच्छा, उसका सक्सेसर जो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो 1530 से 40 तक रहा। 1526 में बाबर आया, 4 साल यहाँ रह के उसकी मौत हो गई 1530 में, तब हुमायूं बन गया। हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा। उसी वक्त एक दूसरा अफगान लीडर था शेर शाह सूरी, 1540 में उसने हरा दिया। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो 1540 से लेके 55 तक शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर राज किया और काफ़ी सारे उसका कब्जा लिया था। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास भी काफ़ी ज़मीन बची हुई थी, लेकिन वो जान के भय से वो ईरान के साफाविद रूलर्स के पास पहुंच गया था। साफाविद रूलर जो थे ईरान के, उनके पास उसने शरण ले ली थी। अच्छा, और यहीं जब शरण लेने में वो जा रहा था ईरान की तरफ वहाँ से बच के, तब अमरकोट में वो रुका था, तो वहीं पर अकबर भी पैदा हुआ था। अच्छा, कई लोग जलालुद्दीन मोहम्मद जो अकबर है उसको ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल एम्परर मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं? कि उसने केवल सीमा को आगे भी बढ़ाया, उसने कंसोलिडेट भी किया एम्पायर को, काफ़ी पावरफुल बनाया। उसने लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट किंगडम बनाई अपने टाइम की। ये बात है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक थी? हिंदू कुश माउंटेन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर में पूरा हिंदू कुश माउंटेन से लेके और पूरा का पूरा ये पूरे के पूरे सेंट्रल, मतलब इंडिया में काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी उसकी। अच्छा, और उसने ऊपर उज्बेक से लेके, उज्बेकिस्तान में जो थे ऊपर से लेके इधर साफाविद रूलर जो ईरान के थे, ईरान से इसकी सीमा लगती थी, और काफ़ी लंबा उसका एम्पायर था। और अकबर का बेटा जो सलीम था, जिसने जहांगीर का टाइटल लिया बाद में, जहांगीर ने शासन किया 1605 से लेकर 27 तक। अकबर ने 1556 से और 1605 तक शासन किया, पूरे 50 साल, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने शासन किया तो औरंगजेब ने अकबर के बाद 49 साल। अच्छा, फिर आप जहांगीर का देख सकते हो 1605 से लेकर 27 तक, फिर शाहजहाँ जहांगीर का बेटा 1628 से लेकर 58 तक, और फिर औरंगजेब 1658 1707। आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, आपको एक बेसिकली सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस के लिए एक ट्रिक है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। भजसब, BHAJSAB, 7 इंपॉर्टेंट रूलर को याद करने की। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। 8 लोग इससे याद हो जाते हैं। भजसब करके ट्रिक है, समझ लो बात को। अच्छा, एक चीज़ और, इस फोटो को आप देख सकते हो, ये फोटो दिख रहा है ना फर्स्ट पेज भाई। इस फोटो में ये क्या है? ये एक कब्र है। किसकी कब्र है? ये तैमूर की कब्र है। किसमें? समरकंद में। समरकंद नाम की जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ पे तैमूर की कब्र बनी हुई है, ये वो है। ठीक है जी। अब देखिए, विजिबल सेंटर जो था मुगल पावर का, वो कोर्ट था। अब मैं आपको लग रहा है इतनी छोटी सी लाइन क्यों बताई? ये कुछ भी पूछ लेते हैं मतलब कुछ भी। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर जो था, जब हमने थीम पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो स्टेटाइट की सील है। कसम से बताओ, ये कोई बात हुई कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव लिखा हुआ है और क्या है स्टेटाइट सील? CAP 2020 में उन्होंने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कौन सा मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का? सील। तो बस इतना सही चीज़, तो ये कुछ ही पूछ लेते हैं। तो विजिबल सेंटर जो था मुगल पावर का, वो कोड था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने ये लेक्चर देख लिए, मुझे नहीं लगता कि इन लेक्चर से बाहर कुछ भी जा सकता है। मतलब थीम से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन थीम से ही आ रहे हैं ट्रेंड के अनुसार, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 50% तो हिस्ट्री में करके आ ही सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। जिनकी रैंक आते हैं वो 50% ही करके आते हैं, यकीन मानिए मेरा। अच्छा, हमने देखा था कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। फिर पावर जो थी डायनेस्टी की, वो थोड़ी डिमिनिश हो गई, मतलब कम हो गई। उनका जो कंट्रोल था वो थोड़ा दिल्ली से खोने लगा। ठीक है, और फिर रीजनल जो पावर थी उन्होंने ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, जैसे कई राजपूतों ने अपने वो शासन फैला लिया, कई मराठाओं ने भी कई जगह पे और कब्जा वब्जा कर लिया था। अच्छा, और लास्ट तो आपको पता ही है कि 1857 में जो लास्ट था इनका एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड, वो औरंगजेब के बाद आया था, वो बहादुर शाह जफर फर्स्ट था, ये सबसे एंड में आया था। उसको ब्रिटिश लोगों ने ओवरथ्रो कर लिया और एग्जाइल कर दिया रंगून में, जाके जेल में बंद। ठीक है, उसके बाद फिर तो ख़त्म ही हो गया मुगल रूल को 1857 के बाद। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, ये क्रॉनिकल्स बनते कैसे हैं पहले तो ये बताइए। देखिए, ज़्यादा जो क्रॉनिकल्स हैं, मतलब डायनेस्टिक जो हिस्ट्री हैं, वो खुद मुगल एम्परर ने लिखवाई हैं। अब आप समझ सकते हो कि मुगल एम्परर ने खुद लिखवाई तो अपनी तारीफ ही करवाई होगी, जबकि मुझे जो मेरा मानना है कि ये अच्छे लोग तो नहीं थे ये। ठीक है, तो इन्होंने तो बहुत अच्छा अच्छा लिखवाया अपने बारे में, तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या अच्छा अच्छा लिखवाया है। अच्छा, देखते हैं। कई सारे इनके जो टाइटल थे, इनके क्रॉनिकल्स के भी टाइटल हैं,
ऐसे अकबरी कहानी अकबरनामा में लिखी हुई है, ठीक है। ये अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा है, जिसका आईन, जिसमें 3 बुक थी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। 3rd बुक का नाम आईन अकबरी था। अच्छा, शाहजहाँनामा, ठीक है जी। आलमगीर नामा, आलमगीर औरंगजेब को बोलते हैं, औरंगजेब की स्टोरी, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो, शाहजहाँनामा शाहजहाँ की स्टोरी, किसने लिखी, क्या किया, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये देख लिया हमने कि प्रोडक्शन कैसे होता है क्रॉनिकल का। ऐसे होता था कि खुद ही एम्परर ने लिखवाई हैं ज़्यादातर, जो अपने टाइम पे ही, किसी और ने नहीं लिखी हैं, मतलब लिखवाई हैं किसी से कह के। अच्छा, और देखते हैं, जैसे मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन। देखिए हाँ, मुगल जो कोर्ट था उसकी भाषा पर्शियन थी, ऑफिशियल भाषा। सारे के सारे काम पर्शियन में ही हुए हैं उनके, ज़्यादातर उनके लैंग्वेज पर्शियन में ही काफ़ी सारी उनकी चीज़ें लिखी गई हैं। जबकि वो खुद तुर्क थे। शुरू में जो आया था बाबर, वो तुर्क भाषा बोलता था, तुर्क भाषा ही लिखता था, लेकिन बाद में उन्होंने पर्शियन भाषा को अपना लिया। पर्शियन ईरानियन लोगों की भाषा है, और पर्शियन को उन्होंने पर्शियन, जिसको फारसी बोलते हैं हिंदी में, और पर्शियन और इंडियन जो हिंदवी जो भाषा है, उससे मिलके ही हिंदुस्तानी भाषा या उर्दू बनी है। बेसिकली उर्दू तो उसी से मिलकर बनी है, इंडियन और पर्शियन। तो इंडो पर्शियन जो भाषा है वही उर्दू है। अगर हिंदी के अंदर जो पर्शियन वर्ड्स को मिला दिया जाए कुछ, कि हम आपकी वो करते हैं खिदमत, इस तरह से, तो वो उर्दू बन जाती है। समझ रहे बात को। तो पर्शियन भाषा में लिखेंगे इनके सारे क्रॉनिकल्स, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान के अंदर ये फ्लरिश हुई, और कोर्ट की भाषा बन गई, और लिटरेरी राइटिंग की भाषा भी बन गई। लेकिन जो मुग़ल थे वो चगताई तुर्क थे ओरिजिन से। चगताई तुर्क कौन होते हैं? जो भी चंगेज़ खान के जो वंशज हैं, वो उनको चगताई तुर्क बोलते हैं, ठीक है। अब उनकी मदर तुर्किश थी, आपको बता दिया मैंने। तो इस तरह से, सॉरी, मदर तुर्किश नहीं थी, तुर्किश इनकी मदर टंग थी, वहीं की तरफ से आए थे। उज्बेकिस्तान में उधर तुर्क वगैरह बोली जाती थी, तो उनकी मदर टंग क्या थी? तुर्क वाज देयर मदर टंग, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि चगताई तुर्क क्या होते हैं, डिसेंडेंट फ्रॉम द एल्डेस्ट सन ऑफ जंगेज़ खान। जंगेज़ खान जो था, उसी के जो लड़के लोग हैं, उनको चगताई तुर्क बोलते हैं। मुग़ल यही थे, उनकी असली में मदर टंग तो थी तुर्क। देख लिया हमने, मदर टंग क्या थी उनकी? तुर्क थी। अच्छा, फर्स्ट रूलर जो था बाबरी, उसने अपनी जो मेमोयर लिखी है, आपको यकीन नहीं होगा, जो बाबरनामा जो है वो असली में बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। बाबर ने अपनी कहानी खुद लिखी है, और किसने लिखी थी? उसने टर्किश में ही लिखी है, तुर्की भाषा में ही उसने लिखी है। अच्छा, लेकिन उस वक्त उसका नाम बाबरनामा नहीं था, पहले उसका कुछ और नाम था। बाद में उसको पर्शियन में तब ट्रांसलेट करवा दिया गया, उसका ट्रांसलेशन करवाया पर्शियन में, उसको तब जाके बाबरनामा बोलने लगे। ये आप याद रख सकते हो। बाबर ने अपनी जो पोइट्री लिखी, जिसमें उसने खुद के बारे में सब कुछ लिखा है, वो अपनी इसी लैंग्वेज में लिखा है उसने, तुर्किश में। बाकी जितने भी क्रॉनिकल्स हैं और मुगल एम्पायर के, वो सब पर्शियन में लिखे गए हैं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अच्छा, अकबर था जिसने ये मतलब पर्शियन को एकदम लीडिंग लैंग्वेज बना दिया पूरे के पूरे मुगल कोर्ट की, ठीक है। और इसमें जैसे लिखा हुआ है कि पर्शियन वाज एलिवेटेड टू अ लैंग्वेज ऑफ एम्पायर, और सारे के सारे जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लेवल के अकाउंटेंट, क्लर्क और अदर फंक्शनरी, उन्होंने भी इसको सीख लिया पर्शियन को, सारे काम इसी में होने लगे। अच्छा, मैंने आपको बता ही दिया, ए न्यू लैंग्वेज उर्दू किससे? पर्शियन और हिंदवी से मिलके बनी है। इंडो पर्शियन एक तरह से उर्दू बन गई, ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, मुगल क्रॉनिकल सच एज अकबरनामा, ये पर्शियन में लिखा है। बाबर का जो मेमोरी है उसको ट्रांसलेट किया तर्किश से, मैंने कहा था ना तुर्की में लिखा हुआ था, और फिर जाकर क्या बन गया? वो बाबरनामा बन गया। अकबरनामा तो अबुल फजल ने लिखा है, बाबरनामा असली में बाबर ने खुद ही लिखा है। बाबरनामा ट्रांसलेटेड वर्जन ही तो है टर्किश से पर्शियन में, ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, और भी कई सारी चीज़ों का उन्होंने वो करवाया। अब मुग़ल रूलर्स ने संस्कृत जो टेक्स्ट है, जैसे रामायण और महाभारत, उनका भी पर्शियन में वो करवाया। जैसे महाभारत को जो ट्रांसलेट करके जो जो पर्शियन में जो मतलब पर्शिया जो फारसी में जो उसका नाम दिया था, वो रज्मनामा दिया था। रज्मनामा का मतलब होता है बुक ऑफ वॉर्स, कि बहुत सारे युद्धों की किताब, ठीक है। ये है। अब जैसे ये साइड में ये बॉक्स है, अब ये मैं सोचना मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, तो इसमें कुछ भी काम का नहीं है, ये फालतू में अबुल फजल ने ज्ञान दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी हमें ज्ञान देने लायक है, उसके ज्ञान को पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, अब देखें, जैसे ऑल बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखिए, उस प्रिंटिंग प्रेस तो आई नहीं थी, जो प्रेस हो जाएगा या कंप्यूटर से जो प्रिंट हो जाएगा। उस वक्त हाथ से लिखाई थी, हाथ से लिखी हुई चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि वो हैंड रिटन थी, सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी। जो ये सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट था, इनको जहाँ लिखाया जाता था, जहाँ इनको रखा जाता था और जहाँ इनको लिखा जाता था, उस जगह को बोलते थे इम्पीरियल किताब खाना। इम्पीरियल मतलब शाही किताब खाना, समझ रहे बात को। अच्छा, तो किताब खाना को फिर लाइब्रेरी भी बोलने लगे हैं, आप समझ गए, मतलब एक लाइब्रेरी टाइप हुआ करती होगी। और जैसे कई सारी चीज़ें,
आपने एक वर्ड सुना हो कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है किसी चीज़ को एकदम स्टाइल में लिखना, एक आर्ट है हैंड राइटिंग की। तो आप मुझे बताओगे कि जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मेरा क्वेश्चन है आज का, कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज में भी ये पढ़ा था, शायद फर्स्ट 1-2 लेक्चर में ही, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कैलीग्राफी इंग्लिश में किसने की थी और हिंदी में किसने की थी। ठीक है, आप मुझे अब बताओगे। और साथ में यही बता देना कि उसके साइड में जो ड्राइंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक ड्राइंग बनी हुई है पेजों पे, वो ड्राइंग किसने बनाई थी, तीनों लोगों के नाम बता दीजिए। तो चलो देखते हैं कैलीग्राफी के बारे में। कैलीग्राफी होती है आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। इसको एकदम ग्रेट इंपॉर्टेंस का माना जाता था। अच्छा, अकबर की जो फेवरेट कैलीग्राफी जो स्टाइल थी वो नस्तलिक थी। कोई पूछ सकता है आपसे अकबर की फेवरेट कैलीग्राफी स्टाइल कौन सी थी? नस्तलिक। नस्तलिक का मतलब मुझे नहीं पता, कोई कैलीग्राफी की स्टाइल होगी, कोई लिखने की तरीका ऐसे घुमा फिरा के लिखते हैं, उसको नस्तलिक बोलते हैं। नस्तलिक वाली जो स्टाइल थी वो उसकी फेवरेट कैलीग्राफिक स्टाइल थी अकबर की। अच्छा, और जैसे और क्या देख सकते हैं, ये देख लीजिए कितने स्टाइल में लिखा हुआ है। कोई कह सकता है कि कंप्यूटर से नहीं लिखा हुआ, हाथों से लिखा हुआ है, इसी को कैलीग्राफी बोलते हैं, एकदम अच्छे से लिखना। अच्छा, और फिर पेंटिंग के बारे में बताते हैं। फिर कई सारी पेंटिंग भी मिलती हैं उनके उसमें। अब पेंटिंग का बहुत नाटक है भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए पेंटिंग के बारे में अबुल फजल ने क्या बोला। अबुल फजल ने पेंटिंग को क्या बोलता था? अबुल फजल बोलता था पेंटिंग को एक मैजिकल आर्ट। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पेंटिंग को मैजिकल आर्ट किसने बोला है, एकदम जादुई कला, तो अबुल फजल पेंटिंग से बहुत अट्रैक्ट होता था, उसको पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती थी। अबुल फजल ने पेंटिंग को मैजिकल आर्ट बोला है। अच्छा, अब आपको बताओ कि अब ये सब लोग मुस्लिम तो हैं ही हैं, इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है भाई साहब, पेंटिंग, फिर पेंटिंग बनाना भी अलाउ नहीं है इस्लाम में। तो फिर भाई दिक्कत तो होती थी थोड़ी बहुत। जैसे इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि जो पेंटिंग थी वॉज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन द रूलर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी। भाई जो मुस्लिम जो कट्टर लोग थे वो पेंटिंग उनको ख़राब लगती थी, लेकिन रूलर्स जो थे वो पेंटिंग बनवाते थे अपनी, तो बड़ी दिक्कत होती थी इस सब से। ठीक है, क्योंकि पोर्ट्रेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो है वो कुरान के हिसाब से सही नहीं है। ह्यूमन बीइंग को दिखाना किसी भी चित्र वगैरह में, ये सब है। अब ये था मतलब कि अबू फजल जो था ये काफ़ी लिबरल टाइप का आदमी था, ये इस सब में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए ये उसके उसमें आया था अबू फजल जो है, और इसीलिए अकबर को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था आदमी जो है। अच्छा, अब ये है कि अब देखिए देख सकते हो ये किताब खाना है, मैंने अभी बताया था ना इम्पीरियल किताब खाना, इस तरह का होता है। देखिए किस तरह से छप रहा है, और जो बगल का ये जो बॉक्स है इसमें इस किताब खाने के बारे में ही कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो वैसे ही ये वही अबू फजल का ज्ञान है इन पेज ऑफ तस्वीर। तस्वीर को वो मैजिकल आर्ट बोलता था, और जो भी, और ज्ञान तो हमको पढ़ना ही नहीं है उसका। अच्छा, और कई सारी चीज़ें देख लेते हैं थोड़े। अब ये पता है आपको जो सरिया जो है, सरिया इनका इस्लाम का लॉ है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी टाइम के साथ बदली है। फिर थोड़ा थोड़ा उनमें भी अलाउ हो गया कि ठीक है यार बनवा लो, तो चीज़ों की इंटरप्रिटेशन टाइम के साथ बदली जाती है। अच्छा, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है साफाविद किंग ऑफ ईरान जो थे उन्होंने पेट्रनाइज किया फाइनेस्ट आर्टिस्ट को। काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट रहते थे उनके कोर्ट में, जो उनके कोर्ट में वर्कशॉप में काम करते थे। जैसे एक उनका पेंटर था बहुत फेमस ईरान के साफाविद रूलर्स का, बेहजाद नाम है, बहुत फेमस पेंटर वहाँ का। तो कोई पूछे बेहजाद कहाँ है, ईरान का पेंटर है उस वक्त का। साफाविद जो किंग थे ईरान का, वहाँ पे एक पेंटर था जिसका नाम है बेहजाद। ठीक है जी, तो उसने काफ़ी फेम वेम कमाई अपने पेंटिंग्स के ज़रिए उस वक्त। अच्छा, अब कई सारे पेंटर थे उस कोर्ट में, तो उनमें से कुछ जो है मुग़ल कोर्ट में भी लाए गए, सम वर बॉट टू द मुग़ल कोर्ट। जैसे कौन कौन, मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। अच्छा, विजयनगर एम्पायर के लिए भी ईरान से एक आदमी आया था भाई साहब, अब्दुल रज्जाक, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आया था नहीं, 15वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर को एम्बेसडर था, वहाँ से आया था घूमने फिरने के लिए विजयनगर में। आपको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिवाइज करिए। अब ये देखें अकबरनामा इन द बादशाहनामा, देखते हैं वैसे बादशाहनामा क्या है। देखिए जैसे अकबरनामा और बादशाहनामा बहुत फेमस है, वेल नोन है। ठीक है, ईच मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसमें से कम 150 फुल डबल पेज हैं, मतलब इधर उधर दोनों तरफ, जिसमें कई सारी चीज़ों के बारे में, कोर्ट के सीन है, हंट हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, ऑथर ऑफ द अकबरनामा कौन है? अबू फजल। वो मुग़ल कैपिटल आगरा में पैदा हुआ। ठीक है, उसने कई सारी चीज़ें लिखी जिनको कई सारी भाषाओं में पढ़ा गया बाद में, अरेबिक में, पर्शियन में, ग्रीक
फिलोसफी और सूफिज़म के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा। तो इसने कहा ना, ही वॉज वाइडली रीड इन अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज़म बाय द पीपल ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अब उसने कॉन्स्टेंटली अपोज किया जो कंजर्वेटिव जो उलामा थे। उलामा होता है जो इस्लाम के जो बहुत ही तगड़े जानकार जो होते हैं उनको अलीम बोलते हैं, उसका प्लूरल होता है उलामा, अलीम का प्लूरल उलामा। ठीक है, और अमीर जो अमीर आदमी होता है, जो थोड़ा नोबल होता है, अमीर का प्लूरल होता है उमारा। अब आप देख रहे होगे कि इस्लाम में प्लूरल कैसे बनता है, अलीम से बन गया उलामा और अमीर से उमारा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया प्लूरल मतलब कई सारे अलीम्स को एक साथ बोलना तो उलामा। तो वो अबू फजल जो था काफ़ी लिबरल टाइप का आदमी था बुक के हिसाब से, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से कि काफ़ी लिबरल था, जो कॉन्स्टेंटली अपोज करता था किसको, कंजर्वेटिव जो उलामा थे, जिनकी सोच बहुत कंजर्वेटिव थी। और यही क्वालिटी जो थी उससे अकबर इंप्रेस हो गया, जिसने अबू फजल को एकदम आइडियली सूटेड समझा अपना एडवाइज़र बनाने के लिए और स्पोक पर्सन बनाने के लिए उसकी पॉलिसीज़ का। ठीक है, कि वो भी लिबरल है, मैं भी लिबरल हूँ, ऐसा ऐसा इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, 1589 में उसने अबुल फजल ने अकबरनामा पर काम करना शुरू किया। 13 साल तक काम किया भाई साहब, कई सारी चीज़ें लिखी उसने। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, अकबरनामा के अंदर 3 बुक हैं, जिसमें पहली 2 बुक तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करती हैं, और थर्ड बुक क्या है, आइन अकबरी। फर्स्ट 2 क्या है, क्रॉनिकल्स। मैंने कहा था ना हिस्टोरिकल जो वो जो होती है, इसके बाद ये हो, ये सब क्रॉनिकल्स है। अच्छा, अब क्रॉनिकल्स को भी समझ लीजिए उन्होंने क्या लिखा है। जो फर्स्ट वॉल्यूम था, जो फर्स्ट बुक है, उसमें कहाँ से हिस्ट्री है, उसमें जो पहला आदमी है, अब आपको पता है ये तीनों के तीनों रिलीजन जो हैं, जुडाइज्म मतलब जो जूइश लोगों का जो है, इजराइल वाले, क्रिश्चियनिज्म अंग्रेज, ये जो मतलब पूरा यूरोपियन जो है ये, और इस्लामिज़म बेसिकली इस्लाम, ये तीनों के तीनों एक ही उससे एक ही फिलोसफी से निकले हुए हैं। तीनों में ही आदम नाम के पहले आदमी को जो है आदम माना जाता है। ठीक है, तो ये अकबरनामा के जो 3 बुकों में फर्स्ट वॉल्यूम वही है कि पहला जो आदमी था आदम से लेके, और अकबर के लाइफ के 30 साल तक की स्टोरी लिखी है पहली बुक में। आदम जहाँ से पैदा हुआ और वहाँ से लेके दुनिया जब से शुरू हुई वहाँ से लेके अकबर जब 30 साल का हुआ वहाँ तक का है। ठीक है जी, सेकंड वॉल्यूम में कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड वॉल्यूम क्लोज होता है 46 रीजनल ईयर, मतलब 1601 में उसको राज करने के जो है रेगनल ईयर, मतलब जब 1601 में वो 40 साल राज कर चुका था। 1605 तक किया ना, 50 साल, 40 साल यहाँ तक का कवर करता है सेकंड वॉल्यूम। वहाँ से लेके वो 30 साल का हुआ वहाँ तक तो ये है, फिर 40 साल उसने राज किया, वो जो 30 साल का हो गया वहाँ से लेके 40 साल जो वहाँ तक का लिखा हुआ है सेकंड वॉल्यूम में। और नेक्स्ट तो आपको पता है आइन अकबरी में वहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है, जो हमने पिछले वाले उसमें पढ़ाई था काफ़ी अच्छे से। याद है ना आपको पिछले वाले हमने क्या पढ़ा था, पिछले वाले जिसका नाम था पीजेंट्स जमींदार इज द स्टेट, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि अबू फजल जो है फिर बाद में एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार भी हो गया, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया, तो प्रिंस सलीम ने उसको मरवा दिया बेसिकली। और किसको मरवाया, किसके द्वारा, बीर सिंह बुंदेला। प्रिंस सलीम ने इसको मरवा दिया। प्रिंस सलीम कौन है, अकबर का बेटा, तो अकबर के बेटे से इसकी बनती नहीं होगी, अकबर से बनती होगी, ये सोच के मरवा दिया। अब देख सकते हो आप ये कितनी इज्जत करते थे ये लोग मतलब अपने राइटर्स की, कोर्टमैन की। जैसे हमने देखा वो जो काजी बनाया था उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, उसको खुद ही जेल में डाल दिया था, कुछ बोल दिया होगा उसके खिलाफ उल्टा सीधा। मुझे थोड़ी हंसी आती है इनके बारे में पढ़ते हुए। अच्छा, अबुल फजल ने एक रोट इन अ लैंग्वेज, अबुल फजल ने किस लैंग्वेज में लिखा है, इंडो पर्शियन जो स्टाइल थी उसकी कोर्ट की, मतलब इंडो पर्शियन लिखे उसने बहुत सारी चीज़ें। इंडो पर्शियन वही है उर्दू जो है बेसिकली, उसी में उसने लिखा है, हिंदी को मिला के और पर्शियन को मिला के, इसी तरह से वो लिखता था। अच्छा, और जैसे क्या है, एक अबुल फजल का एक चेला था जिसने बादशाह नामा लिखा है, एम्परर शाहजहाँ। आप समझिए शाहजहाँ की जो स्टोरी उसको बादशाह नामा बोलते हैं, और अकबर नामा किसको बोलते हैं बेटा, अकबर की जो स्टोरी अबुल फजल ने लिखा है अकबर नामा को, और अब्दुल हामिद लाहौरी उसने लिखा है बादशाह नामा को। ये याद रख लेना है आपको, अब्दुल हामिद लाहौरी। लेकिन शाहजहाँ को डायरेक्ट उसका बेटा था, शाहजहाँ उसका पोता था, शाहजहाँ जहांगीर का बेटा था, तो अब्दुल हामिद जो लाहौरी उसने इसको लिखा था। अच्छा, अब बादशाहनामा के बारे में देख लेते हैं। बादशाहनामा जो है ऑफिशियल हिस्ट्री है 3 वॉल्यूम में, 10 ल्यूनर ईयर। उसने जैसे पहले में तो उसने भाई साहब पहली और सेकंड जो दफ्तर था, दफ्तर बोलते हैं किताब को, फर्स्ट और जो सेकंड बुक है उसमें 2 डिकेड लिखे हैं एम्पायर के शासन के। 1627 में शासन करना स्टार्ट किया उसने, तो यहाँ से लेकर 47 तक, तो 20 साल 10 साल का उसमें लिखा है पहले और दूसरे बुक में। अब चक्कर क्या हुआ कि जो तीसरा जो वो था
कि लाहौरी ना थोड़ा सा इल हो गया था उस वक्त थर्ड को लिखते टाइम, तो इस वजह से वो थर्ड को लिख नहीं पाया। तो बाद में जो तीसरा क्रॉनिकल है वो एक हिस्टोरियन जिसका नाम है वारिस, उसने लिखा है। समझ की बात को? तो आपसे कोई पूछे बादशाह नाम को अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है, लेकिन उसका जो थर्ड वर्जन जो उसको कंप्लीट किसने किया था, एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था वारिस, उसने लिखा है। अच्छा, ये बॉक्स में थोड़ी सी काम की इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। बादशाह नामा शाहजहाँ की जो स्टोरी है इसको गिफ्ट भी किया था अवध के जो नवाब थे 1719 में, उन्होंने उस वक्त के ब्रिटिश किंग जॉर्ज थर्ड को नवाब और अवध के नवाब ने बादशाह नामा को गिफ्ट किया था उन्हें, मतलब किताब गिफ्ट करते हैं ना, मिलते हैं तो इस तरह से। अच्छा, फिर बाद में जो वो बुक है अब तक इंग्लिश रॉयल कलेक्शन में रखी हुई है अभी भी आज के वक्त में, ठीक है, इस जगह पे विंडसर कासल में, महल में एक कोई होगा विंडसर नाम का, उसमें रखी हुई है अब तक। अच्छा, फिर 1997 में फर्स्ट टाइम बादशाह नामा की जो पेंटिंग थी वो एग्जीबिशन में दिखाई गई न्यू दिल्ली में, लंदन में और वाशिंगटन में, 3 जगह। 1997 पहली बार बादशाह नामा की जो पेंटिंग है, ये सब देख सकते हो आप। नवाब जो ऑफ अवध जो थे उन्होंने किंग जॉर्ज थर्ड को गिफ्ट किया था, आप इतना याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो। अच्छा, अब जैसे हमने देखा आयन अकबरी को ट्रांसलेट और एडिट किसने किया था, हेनरी ब्लॉचमैन ने, फर्स्ट वॉल्यूम जो था उसका। सेकंड और थर्ड वॉल्यूम एच.एस. जेरेट ने लास्ट चैप्टर में देखा था। तो एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं कि इसको भी किसी ने ट्रांसलेट तो किया ही होगा, उसके बारे में भी देख लेते हैं भाई किसने इसको ट्रांसलेट किया। देखिए बहुत जल्दी से देखते हैं, इतना कोई ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं। देखो पहले एक चीज़ देख लीजिए आप कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इसी के लोग ज़्यादातर ट्रांसलेट करते हैं, उनको फाउंड किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। वो वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स, 1784, ठीक है जी। एडिटेड वर्जन जो थे अकबरनामा और बादशाहनामा की फर्स्टली पब्लिश हुए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 19वीं सेंचुरी में। अच्छा, अकबरनामा को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में हेनरी बेवरेज ने, ठीक है। लेकिन अकबरनामा का थर्ड वर्जन को किसने ट्रांसलेट किया था, वो मैंने आपको पिछले वाले उसमें बता ही दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अच्छा, अब बादशाहनामा का ये कि बादशाहनामा का जो ओनली एक वो जो है कुछ ही हिस्सा जो है वो ट्रांसलेट हो पाया है, और आज तक जो है पूरा का पूरा ट्रांसलेट नहीं हुआ है। आप में से कोई चाहे तो कर सकता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, जो आज टू द डेट जो है आज की डेट तक उसका ट्रांसलेशन बादशाहनामा का नहीं हो पाया है पूरा, स्टार्ट तो किया था किसी ने। अच्छा, अब जैसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इस बारे में बात करते हैं। अब आप इस पैरा का मतलब समझिए। देखिए इसमें कहा था आइडियल किंगडम, और फर्स्ट टॉपिक का नाम है डिवाइन लाइट। देखिए हमेशा से जो भी राजा महाराजा हुआ उनकी एक आदत रही है कि वो खुद को भगवान से एसोसिएट करके बताते हैं कि हम तो बहुत ही डिवाइन किस्म के लोग हैं। ऐसे मुगलों ने भी किया। जो मुगलों में एक वो ट्रेंड चला करता था कि वैसा वैसे करके अपनी इमेज इस तरह से बनाते थे ये लोग कि लोगों की नज़रों में ऐसा बनना चाहते थे कि एक रोशनी आ रही है सूरज से जो हमारी फैमिली के थ्रू पास हो रही है, पहले वो राजा हुआ उसके सिर पे आई फिर मेरे पे आई, इस तरह से एक रे ऑफ सनशाइन जो उसका एक सिस्टम करके उन्होंने डेवलप किया। समझिए बात को। तो वन ऑफ द लीजेंड दे नरेटेड वाज दैट द मंगोल क्वीन अलंका हु वाज इम्प्रेग्नेटेड बाई रे ऑफ सनशाइन। कोई मंगोल किंग थी, क्वीन जो थी वो इस तरह से पैदा हुई थी, और जब वो अपने टेंट में रेस्ट कर रही थी तो उस पर इस तरह की कोई लाइट पड़ी थी, ठीक है। तो अबुल फजल जो है उसने मुगल किंगशिप को हाईएस्ट स्टेशन में रखा हायरकी के, जो गॉड से लाइट प्राप्त कर रहा है, जिसको फर्रे आज़ादी बोलते हैं, और फिर वो लाइट धीरे धीरे करके दूसरों पे जा रही है, ठीक है। और ये जो लाइट वाला जो कंसेप्ट है, ये जो लाइट वाला कंसेप्ट है, ये एक सूफ़ी थे जिसने ये ईजाद किया था, जिसने ये सिस्टम, एक सूफ़ी था, इसका नाम था शहाबुद्दीन सोहरवादी। सोहरवादी एक सूफ़ी ऑर्डर है, इसके बारे में हमने सूफ़ी भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशन था उसमें मैंने एक नाम बताया था, सोहरवादी जो था उसने डेवलप किया था इस तरह के लाइट वाले इस आइडिया को। वो डेवलप्ड दिस आइडिया, लिखा हुआ है ना, तो वैसे एक शहाबुद्दीन सोहरवादी था जिसने एक डेवलप किया था इस आइडिया को। अच्छा, अब जैसे कई सारी चीज़ें हैं, सोहरवादी की जो फिलॉसफी है ये प्लेटो में भी काफ़ी मानी गई है, प्लेटो के रिपब्लिक में। जैसे हाँ, अब देखिए एक बात बताऊँ आपको, सोहरवादी जो था मतलब उसको काफ़ी जगह पढ़ा गया था, जो मतलब ये जो शहाबुद्दीन सोहरवादी जो है इसको काफ़ी जगह लोग फॉलो करते थे। उनमें से फॉलोअर्स में से एक आदमी था शेख मुबारक, और इस मुबारक का ये बेटा कौन है आपको पता है, मैंने आपको अबुल फजल के बाप का नाम बताया था पिछले चैप्टर में, सन ऑफ मुबारक अबुल फजल। तो
तो अबुल फजल इसी का तो बेटा है। तो इस तरह से अबुल फजल ने भी इस आइडिया को डेवलप किया और उसने अब उनकी तारीफ वारीफ में लिख दिया, थोड़ा प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा उसे। ठीक है, इस तरह का सिस्टम है। अच्छा, फिर एक पेंटिंग देख सकते हो इस तरह अगले पेज पे, जिसमें ये कौन है, ये जहांगीर है, सलीम जो है अकबर का बेटा, और इसमें अकबर को इस तरह पकड़ा हुआ है। इसमें अकबर एक सूफ़ी की तरह दिख रहा है, सफ़ेद कपड़े पहन के, और उसने हाथ में दुनिया को ले रखा है, इस तरह से दिख रहा है, कितने पूजा कर रहा है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इसने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और ख़ुद जाके इसने तब जाके राजा बना था। ऐसे इनमें हमेशा से ये होता था। क्यों होता था? अब इसमें लिखा हुआ है कि मुगल्स के जो थे पूरा का पूरा एम्पायर, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं था जिसमें ऐसा लिखा हो कि एम्परर का कौन सा बेटा राजा बनेगा। जैसे अपने हिंदुओं में ये बड़ा बेटा राजा बनता था, अब इसने लिखा नहीं हुआ था। तो सारे के सारे जो वो थे बेटे, उनमें एक फैक्टिडल वॉर होता था, उसके जरिए ही डिसाइड होता था। सारे मर जाते थे आपस में लड़कट के मतलब ऐसे ही वो इससे नफरत कर रहा है कि मैं राजा बनूंगा, सबको राजा बनना होता था। जैसे जब अकबर का शासन खत्म होने पाया तो प्रिंस सलीम ने रिवोल्ट कर दिया अपने फादर के विरुद्ध और सीज कर लिया पावर को, और टाइटल अज्यूम कर लिया जहांगीर का। खुद को तब से वो जहांगीर बुलवाने लगा। इतना समझ आ गया आपने? लिखा हुआ है क्यों लड़ते मरते थे ये लोग। अच्छा, और जैसे देख लेते हैं, और अबू फजल ने एक डिस्क्राइब किया एक आइडियल सोलह कुल का एब्सोल्यूट पीस होनी चाहिए पूरी दुनिया में, इस तरह से जो भी है इनका सुलेह कुल का आइडिया जो अबुल फजल ने डेवलप किया है। अच्छा, अकबर का मानता था इसको। अब जैसे ये कोट देख सकते हो आप, इनके कोट में एक वो बनाते थे, जैसे देख रहे हो ऊपर राजा बैठा हुआ है, नीचे लोग खड़े हुए हैं नीचे वाली मंजिल पे, ऊपर तरफ एम्परर बैठा हुआ है जहांगीर। और एक तरह की इमेज बहुत फेमस थी कि देखो शेर और बकरी जो है एक साथ बैठे हुए हैं शांति से, इसका मतलब काफ़ी शांति है इनके राज्य में, देख सकते हो आप। इसमें शेर और गाय लग रही है ये, लेकिन ऐसा बोलते हैं शेर और बकरी ही है। जैसे अगले पेज पे आपको दिखाऊंगा अच्छे से, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अकबर ने अबोलिश कर दिया टैक्स को, जजिया टैक्स, मतलब पिलग्रिमेज पे टैक्स लगता था तीर्थ यात्रा पे जाने में भी। उसने 1563 में पिलग्रिमेज का टैक्स, मतलब तीर्थ यात्रा पे टैक्स लगता था बाकी लोगों के धर्मों पे, मतलब बाकी धर्मों के लोगों पे, और जजिया टैक्स, ये दो टैक्स थे जिसको अकबर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन मानता था। उसने इस टैक्स को अबोलिश कर दिया 1563 में। अच्छा, लेकिन बाद में शाहजहां अकबर का जो पोता था और औरंगजेब, उसने इन टैक्सों को दोबारा लगा दिया। ठीक है, जजिया को नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, और जैसे कई सारी चीज़ें, ये अपनी फ़ोटो बनवाते थे इस तरह से। इस पेंटिंग में जहांगीर जो है एक तीर मार रहा है। तीर किसको मार रहा है? ये तीर मार रहा है, ये पॉवर्टी है, ये गरीबी है, ये गरीबी को तीर मार रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ भी वही है, शेर और एक बकरी का बच्चा है। एक सेकंड, इस पेंटिंग को लोड होने दीजिए अच्छे से। हाँ देखिए, एक शेर है, एक बकरी का बच्चा है, दोनों साथ में शांति से बैठे हुए हैं। मतलब इनके दरबार में सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, ऐसा कुछ करके ही दिखाना चाह रहा है। तो इस पेंटिंग को मैंने आप दिखाई दिया कि अबुल फजल ने ये पेंटिंग बनाई है कि जहांगीर जो वो शूट कर रहा है कि इसको फिगर ऑफ पॉवर्टी को, ये सॉरी अबुल हसन ने बनाई है, अबुल हसन, अबुल फजल नहीं। जहाँ अबुल फजल तो अकबर के टाइम पर था ना। ये जहांगीर है। अब देखिए, जैसे कोई पूछ ले आपसे, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी पूछ लेते हैं। ये आपको CAP में डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि सबसे फेवरेट मोटिव जो था, मोटिव होता है कोई सिंबल, तो वन ऑफ द फेवरेट सिंबल यूज बाई आर्टिस्ट द मोटिव ऑफ लॉयन एंड लैम्ब पीसफुली रिलैक्सिंग, मतलब सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। लॉयन और लैम्ब का जो है इस तरह से चित्र बनाया जाता है जगह जगह, कि वो एक जगह बैठे हुए हैं, मुगल राज्य में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, इस तरह से दिखाने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, आप समझ रहे हैं थोड़ा बहुत। अब इसको देख लेते हैं, कैपिटल सिटीज़। मुगल राज में क्या है, शुरू से एक दौर रहा है कि इन्होंने अपनी राजधानी को काफ़ी बदलाया, कैपिटल्स को। देखते हैं एक बार। बाबर आया, दिल्ली पर राज किया। आपको पता है कि आगरा जो शहर था, बाद में उसने बाबर ने आगरा को कैपिटल बनाया। अच्छा, आपको बता दूं कि आगरा जो था, आगरा को फाउंड किया था सिकंदर लोधी ने। लोधी डायनेस्टी का एक फाउंडर था, उसका नाम सिकंदर लोधी, उसने आगरा को फाइंड किया। तो बाबर ने टुक ओवर लोधी कैपिटल ऑफ आगरा, उसने आगरा को अपनी कैपिटल बना लिया। अच्छा जी, अब देखते हैं। ड्यूरिंग द 1560 अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विद रेड स्टोन। अकबर ने आगरा किला बनवा दिया। ठीक है जी। 1570s जो था, 1560s में तो उसने आगरा में ये बनवाया सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से ये। अच्छा, 1517 में
1970 में उसने फतेहपुर सीकरी में अपनी कैपिटल शिफ्ट किया। आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा भी है और सलीम चिश्ती की दरगाह है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सलीम चिश्ती जो है उसी वजह से वो आप काफ़ी करीब था सलीम चिश्ती के, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था। ऐसा बोलते हैं सलीम चिश्ती की कृपा से ही अकबर को बेटा हुआ था, पहले बेटा नहीं हुआ था उसको। अच्छा, तो मतलब सलीम चिश्ती की कृपा से उसे बेटा हुआ था। तो आगे देखते हैं, जैसे उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बना दिया, फिर बाद में उसने फतेहपुर सीकरी से वापस आगरा भी ले गया था। वो इसलिए कि फतेहपुर सीकरी में पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पानी खत्म हो गया था। तो सीकरी जो था वो लोकेटेड था किस पे, जो डायरेक्ट रोड था अजमेर को, अजमेर काफ़ी फेमस मानती हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की वहाँ पर दरगाह है, इसलिए हज पे जाते रहते थे ये लोग। तो काफ़ी पास था अजमेर के लिए डायरेक्ट रोड जाता था वहाँ से, इसलिए इसमें एक रीज़न ये भी था। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मुग़ल एम्पर जो थे सारे के सारे उनकी क्लोज रिलेशन रहा है चिश्ती सिलसिला के सूफीज से हमेशा से। अकबर ने बाद में कंस्ट्रक्शन करवाई किसकी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की फतेहपुर सीकरी में। फिर इनॉर्मस आर्क्ड गेटवे जिसको बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं, ये 1585 में बाद में ही पहली बना था ये। तो उसने मुगल जो मतलब गुजरात जो विक्ट्री हुई थी, इन्होंने गुजरात को जीता था, तब जाके इन्होंने ये बनाया था। गुजरात विक्ट्री के बाद बुलंद दरवाज़ा यहाँ पे बनवाया था अपनी जीत की खुशी में। अब देखिए 1585 में, इसको कम लोग जानते हैं, सबको पता है फतेहपुर सीकरी में उसने कैपिटल बनाई थी कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। मतलब 1585 में उसने अपनी कैपिटल को लाहौर शिफ्ट कर दिया, पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, क्योंकि उधर से थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा था उस वक्त का जो है। उसने पूरे नॉर्थ वेस्ट जो था ऊपर का हिस्सा उसको अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए और अपने ग्रेटर कंट्रोल में लाने के लिए वहाँ पे वो खुद रहा था, उसको कैपिटल बनाया उसने। वहाँ पे उस फ्रंटायर में वो 13 ईयर तक उसने निगरानी रखी, 13 ईयर तक रहा था, 13 साल तक वहीं पे। अच्छा, अब फिर शाहजहाँ की बात कर लेते हैं। शाहजहाँ ने क्या किया भाई साहब, जैसे एक सेकंड, शाहजहाँ इन 1648, अभी शाहजहाँ की बात चल रही है। शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ मतलब अकबर का जो पोता है, बेटा तो उसका जहांगीर है, पोता जो है, बेटे ने इतना कुछ काम किया नहीं, इसलिए कोई ज़्यादा उसमें बताने को है नहीं। शाहजहाँ ने ताजमहल ही बनाया था, आपको बताना चाहिए, मुमताज़ की याद में। अच्छा, तो इन 1648 द कोर्ट आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव टू आगरा टू द न्यूली इम्पीरियल कैपिटल। 1648 में दोबारा वो मतलब आगरा में, मतलब उनकी पहले से थी, अकबर बाद में आगरा ही तो आ गया था, वहाँ 13 साल रहने के बाद लाहौर में, तो आगरा चल रहा था सब कुछ इनका पहले से। 1648 में अकबर ने आगरा से अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। दिल्ली के पास उसने जगह बनवाई अलग से, जिसको शाहजहाँबाद बोलने लगा। नई कैपिटल बनी शाहजहाँबाद, इसमें काफ़ी, उसमें कई सारी चीज़ें थी, जैसे रेड फोर्ट जो आज का दिल्ली का लाल किला है वो उसी में आता था, जामा मस्जिद थी उसी के अंदर। अच्छा, एक बाजार था जिसका नाम चांदनी चौक, जो दिल्ली का चांदनी चौक है वो शाहजहाँबाद के एरिया में ही आता है, तो वो एकदम दिल्ली में आ गया, जहाँ पर रेड फोर्ट, जामा मस्जिद वगैरह और चांदनी चौक, तीनों की तीनों शाहजहाँ ने बनवाई है। इससे आपको मतलब समझ में आ गया होगा इस बात का। ये बुलंद दरवाजे का फ़ोटो है फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, अब जैसे कई सारी चीज़ें हैं, मुग़ल कोर्ट को एक तरह से ये माना जाता था, मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर थी उसको कोर्ट को ही माना जाता था। तो मुग़ल कोर्ट को एक्सेस मुंडी बोलते थे ये लोग। एक्सेस मुंडी क्या है, एक्सेस मुंडी एक लैटिन फ्रेज है कि जैसे मतलब एक्सेस मुंडी का यूज इसलिए किया जाता है कि एकदम अर्थ एक्सेस मुंडी पर टिकी हुई है, ऐसा बोलते हैं, लैटिन में ऐसा बोलते हैं, अर्थ जो है एक पोल पर टिकी हुई जिसको एक्सेस मुंडी बोलते हैं। तो ऐसा बोलते थे कि पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो मुग़ल कोर्ट के ऊपर ही टिका हुआ है, तो उसको एक्सेस मुंडी से उसकी तुलना की गई है। अच्छा, अब कई सारी चीज़ों को सुन लेते हैं कि इनके सलाम करने के भी काफ़ी तरीके होते थे। जैसे एक तरीका है कॉर्निस बोलते हैं इसको, कॉर्निस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आदमी जो सलाम करने वाला वो अपने राइट हैंड को आगे करेगा यूँ, और अपने फिर हेड को उसमें नीचे करेगा और अपने हेड को छुएगा यूँ उससे, समझ रहे बात को, यूँ झुक के यूँ हाथ पे यूँ सिर रखते हैं, इस तरह से इसको कॉर्निस बोलते हैं, इस सलाम करने के तरीके को, इस तरह सलाम करते हैं। अच्छा, अब सलाम करने के भी आप बहुत सारे तरीके सीखने वाले हो, आप देखते रहिए बस, ठीक है। तो जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन जो थी उसको सजदा बोलते थे, कंप्लीट प्रोस्टेशन। अच्छा, फिर जो शाहजहाँ जो था उसने एक नया तरह का रिचुअल ला दिया, उसने ये सजदा वगैरह सबको हटा दिया, उसने चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस होता है ज़मीन को चूमना, किसिंग द ग्राउंड, और चाहर तस्लीम, इस बॉक्स में चाहर तस्लीम लिखा हुआ। चाहर तस्लीम किस तरह से करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कौन सा शाहजहाँ को जाके सलाम करना है, ये इतना समझ लीजिए कि चाहर तस्लीम जो है इसको 4 बार किया जाता है। जैसे चाहर नाम है ना,
4 टाइम इसको करते थे तस्लीम को, ठीक है। चार तस्लीम आपको करना सीखना नहीं, इसलिए ये सब छोड़िए। कॉर्निश चार तस्लीम क्या होता है ये समझिए। सजदा जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन है। आपको कोई पूछ ले कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सलाम जो करने का तरीका है वो किसको बोलते हैं, सजदा को। अच्छा, शाहजहाँ ने नए सलाम करने के तरीके लाए जिसको चार तस्लीम और ज़मीन बोस बोलते हैं, ये 2 तरीके। बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शाहजहाँ ने कौन कौन से 2 तरीके लाए, चार तस्लीम और ज़मीन बोस, कुछ भी आ सकता है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अच्छा, अब ये इस तरह से सलाम करते थे। अब यार जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ था, कई सारे तरीके थे। अब ये कोऑर्डिनेट्स करते थे ये इस तरह से। थॉमस रो नाम का जो अंग्रेज़ था वो आया भाई साहब, एक इंग्लिश एनवॉय था जो जेम्स वन नाम का उस वक्त राजा था यूरोप में, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का। उसने इसको भेजा अपने दूत को, थॉमस रॉय को। ये जहांगीर को इसने यूरोपियन स्टाइल में सलाम कर दिया, मतलब अपना झुक के जिस तरह से वो करते हैं, यूँ हाथ को यूँ पेट के पास रख के यूँ इस तरह से उसने किया होगा। और भाई बड़े शौक में आ गए वो तो, कि हमारे सुल्तान को इस तरह से सलाम किया है। अंग्रेज था, उसे नहीं पता। अच्छा, और फिर एक और चीज़, इसने एक कुर्सी और मांग ली बैठने के लिए, तो उससे तो शौक ही लग गया जब उसने कोर्ट में एक चेयर मांग ली बैठने के लिए, वैसे एक चेयर दे दो बैठने के लिए। तो इस सब। अच्छा, और भी कई सारी चीज़ें। इसने एक और काम किया था बहुत अजीब, उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। कि अब ये था कि उस वक्त मिलते थे ना किसी राजा से, वो अभी बताता हूँ चलो, तो कुछ ना कुछ नजर देते थे। नजर मतलब जैसे मिलना है तो छोटा, अगर कुछ ना कुछ पैसे लेके जाता था आदमी मिलने, तो अगर छोटा अमाउंट है तो उसको नजर बोलते थे, और ज़्यादा अमाउंट है तो उसको पेशकश बोलते थे। तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना राजा से मिलने के लिए। अब चक्कर ये थॉमस रॉय गया था, अब इसके पास कुछ नहीं था, तो इसने अपनी अंगूठी दे दी उतार के। अंगूठी मुश्किल से 400 रुपये की थी उस वक्त, जो कि वैसे बहुत महंगा था, लेकिन राजा के हिसाब से बहुत सस्ता था। तो अबुल फजल ने अंगूठी को लौटा दिया था कि चल इतनी सस्ती चीज़ लेंगे क्या हम। तो ये है। अच्छा, और कई सारी चीज़ें जैसे आप पढ़ सकते हो, जो देखते हैं। फिर अकबर ने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया, झरोका दर्शन। झरोका दर्शन में ये होता था कि अकबर, झरोका होता है बालकनी, अकबर रोज़ाना बालकनी में आता था, बहुत सारे लोग उसे आके रोज़ाना मिलते थे, ठीक है। ये सब था। शाहजहाँ ने अपना जो थ्रोन था, ताज जो था, ताज मतलब वो तख्त जो था उसके बैठने का, उसमें एकदम ज्वेलरी वगैरह लगवाई हुई थी, जिसको शाहजहाँ के तख्त को क्या बोलते थे, तख्त ए मुरूसा, ठीक है, तख्त ए मुरासा बोलते हैं उसको। तख्त ए मुरासा किसका थ्रोन है, किसका तख्त है, शाहजहाँ का, ये आप याद रख सकते हो उसमें से। अच्छा, अब फिर मुगल लोगों के जैसे दरबार लगते थे, देखो ऐसे बैठा हुआ है ऊपर की तरफ राजा। अब मुगल लोग आते ही इस तरह से कुर्सी वगैरह पर कभी बैठते नहीं थे, इनका तख्त मतलब ये नॉर्मल से आलती बालती मार के बैठ जाते थे, सिंपल, ठीक है। ये मुस्लिम रूलर्स का ज़्यादातर का यही रहा है सीन। तो अब मिलने की जगह भी दो तरह की होती थी। एक तो होती थी दीवान आम, जहाँ पर राजा पब्लिक ऑडियंस से मिलता था, नॉर्मल लोगों से उनकी बातें सुनता था। एक होती थी फिर दीवान खास, समझ रहे बात को, दीवान खास, ये ऊपर लिखा हुआ है जो, एक सेकेंड। यहाँ दीवान खास में किससे मिलता था, जो प्राइवेट ऑडियंस थी और कॉन्फिडेंशियल जो मैटर थे स्टेट के, उनको डिस्कस करता था अपने मिनिस्टर वगैरह के साथ। दीवान आम और दीवान खास नाम से समझ आ रहा है। अच्छा, कई सारे त्यौहार थे, जैसे स्पेशल ओकेजन होती थी वो मनाई जाती थी। जैसे कौन कौन से स्पेशल ओकेजन थे, जैसे एनिवर्सरी ऑफ एसेसन ऑफ थ्रोन, जिस वक्त मतलब राजा की तख्त पोसी हुई है, ताजपोशी जो हुई है, वो उसकी जो एनिवर्सरी आती थी, वो भी काफ़ी बड़ा त्यौहार होता था। शब बारात, होली। शब बारात के ऊपर एक बॉक्स भी लिखा हुआ है ऊपर, मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट है। शब बारात एक फुल मून की नाइट होती है, पूर्णिमा जो है मेरे ख्याल से उसको शब बारात बोलते होंगे। और भाई इतना मैं कुछ जानता नहीं। ये एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो शाहजहाँ के एक बेटा था दारा सिको, इसके बारे में हमने आज अभी से 3-4 चैप्टर पहले एक ट्रैवलर आया था फ्रांकोइस बर्नियर, जिसको दारा सिको का पर्सनल डॉक्टर बना रखा था, फिजिशियन। तो उसी की शादी का फ़ोटो है ये, द पेंटिंग है। देखो कितने बहुत बड़े लेवल पर राजाओं की शादी होती थी, समझ रहे बात को, ये आपको दिख ही रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, इस पूरे पेज पे बस यही है, वेडिंग ऑफ दारा सिको विद नादिरा। तो काफ़ी सारे वो त्योहारों को मैंने आपको बता दिया। और भी कई त्यौहार थे, जैसे सोलर और लूनर बर्थडे ऑफ द मोनार्क एंड न्यूरोज, ये मनाए जाते थे। ईरानियन न्यू ईयर ऑफ द वर्नल इक्विनेस, वर्नल इक्विनेस होता है बेटा 21 मार्च को होता है जहाँ तक है, ठीक है, 21 मार्च इसको भी मनाया जाता था। तो काफ़ी सारे त्यौहार थे उस वक्त उनके हिसाब किताब के, जो भी था, है ना। इतना कुछ इंपॉर्टेंट मुझे तो लगता नहीं कि ये सब है। अब टाइटल्स और गिफ्ट की बात कर लेता हूँ। टाइटल और गिफ्ट क्या है, गिफ्ट के बारे में तो वही है, थॉमस लो वाली कहानी आएगी आगे। टाइटल का देखते हैं। कई सारे टाइटल देते थे लोग, मतलब मुगल जो राजा थे अपने लोगों को, जैसे बताऊँ आपको,
टाइटल था असफ खान। ये बहुत ही हाईएस्ट मिनिस्टर को मिलता था, मतलब जो सबसे बड़ा काम मतलब सबसे बड़ा जो मंत्री होता था ना उसको असफ खान बोलते थे। क्यों? असफ जो था एक लीजेंडरी प्रॉफिट किंग हुए। प्रॉफिट किंग मतलब प्रॉफिट जो संत लोग जिनको प्रॉफिट बोलते हैं ये लोग, तो एक प्रॉफिट किंग था कोई इस्लाम में, सुलेमान, उसका कोई मंत्री था, लीजेंडरी मिनिस्टर था, जिसका नाम असफ था। तो असफ खान नाम का टाइटल मुगल लोग उसको देने लग गए थे उसी के सम्मान में, जो बहुत बड़ा मिनिस्टर होता था। तो असफ की याद में सुलेमान जो किंग था, प्रॉफिट किंग सुलेमान, उसका कोई मंत्री था असफ, उसी से मिलता जुलता असफ खान नाम का टाइटल देता था। हाईएस्ट जो मिनिस्टर होते थे, टाइटल की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब जैसे एक टाइटल था मिर्जा राजा, जिसको औरंगजेब ने दिया था दो हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स को, जिनमें एक था जय सिंह जयपुर का और जसवंत सिंह, दो राजपूत थे जिनको औरंगजेब ने मिर्जा राजा का टाइटल दिया था दोनों को। ठीक है। और कई लोग टाइटल जो थे, टाइटल मतलब कमाई भी जा सकते थे, जैसे खुद कमाया है और कई लोगों ने उसके लिए अच्छा काम करके या अपनी कुछ बहादुरी से, या टाइटल के लिए आप पे भी कर सकते हो कि आप लोग वैसे ही बोलने लग जाएंगे अगर मुगल राजा ने आपको बोल दिया। जैसे मीर खान जो था उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए दिए थे उस वक्त। 1 लाख रुपये, सोच रहे हो आज के वक्त में भी 1 लाख रुपये काफ़ी हैं? तुम यकीन नहीं मानोगे, उस वक्त के 1 लाख रुपये बहुत ही ज़्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा। 1 लाख रुपये दिए थे उसने औरंगजेब को, किस लिए? कि अपने नाम के आगे लेटर अलीफ जोड़ने के लिए। अलीफ होता है ए वर्ड, ए को अलीफ बोलते हैं ना, अलीफ जोड़ने के लिए, जिससे उसका नाम मीर खान से आमिर खान हो जाए। आमिर खान उसको रखना था अपना नाम, इसलिए जो मीर खान था उसने 1 लाख रुपये दिए थे औरंगजेब को। मिर्जा राजा जो टाइटल था वो औरंगजेब ने दिया, ये भी समझ आ गया आपके। असफ खान हाईएस्ट मिनिस्टर को दिया जाता था प्रॉफिट किंग सुलेमान के मिनिस्टर की नाम पे। ठीक है जी। अच्छा, एक गिफ्ट भी था जिसका नाम था सरापा। सरापा का मतलब ही है हेड टू फुट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती थी किसी सम्मान में, जैसे एक ट्यूनिक, टर्बन, एक सास, मतलब ऊपर से नीचे पहनने का सारा सामान। जैसे आपने देखा होगा, बोलते हैं आज की शादियों में भी पूरे पैंट शर्ट देते हैं, शादियों में जाते हैं किसी को, ऊपर से नीचे उसमें एक तौलिया होती है, सब कुछ होता है बेसिकली। उसी तरह का सरापा होता था। सरापा का मतलब हेड टू फुट, सारा पूरा सामान, इस तरह गिफ्ट दिया जाता था। अच्छा, और एक और गिफ्ट था स्पेशल, एक लोटस ब्लॉसम सेट था ज्वेलरी का, जिसको पदम मरूसा बोलते हैं। जहाँ भी ज्वेलरी की बात आई है उसको मरूसा बोलते हैं, पता नहीं क्यों पर्शियन में। जैसे हमने शाहजहाँ के तख्त की बात की, तख्त मरूसा जो था, ठीक है, उसी की तरह। तो ये वाला जो गिफ्ट था, ये लोटस ब्लॉसम सेट जो था ज्वेलरी का, इसको बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में दिया जाता था, किसी को बहुत ही बड़े आदमी को कुछ गिफ्ट करना है। अच्छा, अब ये है एक कोर्टियर जो था, कोर्ट में कोई काम करने वाला, कभी भी एम्परर से अगर मिलेगा तो खाली हाथ नहीं मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ देना होगा। अगर स्मॉल अमाउंट का मनी देगा तो उसको नजर बोलेंगे, और ज़्यादा पैसे उसके लिए लेके जाएगा उसको पेशकश बोलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। जैसे थॉमस रॉ के केस में क्या हुआ था कि उसने डिसअपॉइंट कर दिया, क्या देखे, एक अपनी अंगूठी दी थी, अंगूठी एक रिंग जो केवल 400 रुपये की थी, इसलिए असफ खान जो था उस वक्त का जो हाईएस्ट मिनिस्टर रहा होगा उस समय का, अब ये जहांगीर के टाइम पे था, तो जहांगीर का जो हाईएस्ट मिनिस्टर था उसने इसको लौटा दिया था बेसिकली। ये है, ठीक है। ये आप लोटा देख सकते हो, मुगल टर्बन बॉक्स, इसमें मुगलों की वो टर्बन मतलब उनकी पगड़ी को रखा जाता था। अच्छा, ठीक है। अब एक देखिए द इम्पीरियल हाउस होल्ड, उनके घर बार की बात कर लेते हैं। एक टर्म था हरम, उसका बहुत यूज करते हैं मुगल। हरम क्या होता था? हरम HARAM से निकला है और हरेम बोलते हैं अभी बाद में इसको। ठीक है, ये सब छोड़िए, इंपॉर्टेंट क्या है इसका मतलब एक सैक्रेड प्लेस, एक धार्मिक जगह जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को रखा है। जो भी एम्पर मतलब जो राजा था उसकी वाइफ सारी की सारी, और कॉन्क्यूबाइंस, कॉन्क्यूबाइंस मतलब वाइफ के अलावा भी कई सारी औरतें को रखते थे वो अपने लिए, उनको कॉन्क्यूबाइंस बोलते हैं। ठीक है जी। अब जैसे उस वक्त पॉलीगैमी को प्रैक्टिस किया जाता वाइडली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा बीवी रखना। ठीक है। अब इस्लाम में 4 बीवी तो अलाउ है इनके लिए, लेकिन चक्कर था कि 4 तो ये मेन बीवी रखते थे, बाकी सब थोड़ी ऐसी ही रहती थी, समझ रहे बात को। अब चक्कर था उनमें काफ़ी सारी चीज़ वो आते थे। हरम का मतलब ये हरम में बहुत सारी औरतें आएंगी, कई रिलेटिव, जैसे मदर, स्टेप मदर, फोस्टर मदर, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, आंट, चिल्ड्रन, समझ रहे हो, और कई जो फीमेल सर्वेंट हैं, फीमेल स्लेव हैं, इस तरह के सभी लोग उसमें आए थे हरम के अंदर। अच्छा, अब जैसे मुगल हाउस होल्ड में डिस्टिंक्शन मतलब सारी वाइफ एक बराबर नहीं थी। सबसे जो रॉयल फैमिलीज़ की जो वाइफ थी उनको बेगम बोलते थे, बाकी की जो वाइफ थी उनको आगाज़ बोलते थे। आगाज़ से भी नीचे एक होती थी, इनको अगाचा बोलते थे। ठीक है, समझ रहे बात को, सबसे नीचे अगाचा, फिर आगा, फिर बेगम। अब अगाचा और आगा वो भी बेगम बन सकती थी। कैसे बनेंगी बेगम? कि
जो अगाचा और आगा जो हैं वो भी उनकी पोजीशन भी बेगम तक होती थी, अगर उनके हस्बैंड की इच्छा है। अगर राजा चाहेगा उनका पति तो वो उनको बेगम बना सकता है, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि उसके पास पहले से अगर 4 वाइफ नहीं है, क्योंकि बेगम तो केवल 4 ही हो सकती हैं, ये सिस्टम है इनका, ठीक है। 2 केस में अगर उस बेगम उसके पास 4 बेगम नहीं है और हस्बैंड की जो इच्छा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। औरतों के पास पैसे वैसे रहते थे कि नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली वाइफ के पास तो नहीं रहते थे जो पहले होती थी, पर जहांगीर की वाइफ जो थी उसका नाम था नूरजहाँ, और फिर शाहजहाँ जो थी उसकी जो वाइफ थी मुमताज़, उसकी याद में उसने ताजमहल बनाया। जहांगीर की वाइफ में नूरजहाँ। नूरजहाँ के बाद जितनी मुगल क्वींस हुई हैं और प्रिंसेस जो हुई हैं उनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आने लग गए। जैसे जहांगीर की डॉटर थी जहानरा और रोशनरा, इन दोनों को एकदम एनुअल इनकम बोलती थी, लगभग कितनी इनकम मिलती थी, हाई इंपीरियल जो मनसबदार थे ना उनके बराबर। और जहानरा को पोर्ट सिटी ऑफ जो सूरत है वहाँ से भी पैसा वैसा मिल जाता था। जहानरा जहांगीर की डॉटर है और नूरजहाँ उसकी पत्नी है, ठीक है, एक मत समझ लेना। अच्छा, अब जहानरा के बारे में देख लेते हैं। जो चांदनी चौक का जो बाज़ार है और जो जो शाहजहाँबाद जो है, वो चांदनी चौक का बाज़ार शाहजहाँबाद के अंदर ही तो है, शाहजहाँ ने तो बनवाया था बाद में, और शाहजहाँ की बेटी है ये। 1648 में तो उसने कैपिटल बनाई थी, मैंने बताया था ना अभी, इसमें जामा मस्जिद था, रेड फोर्ट था, चांदनी चौक था, ये सब था। इसको डिज़ाइन इसका पूरा पूरा डिज़ाइन जो है वो जहानरा ने ही बनाया था, इस बाज़ार का, किस तरह का बाज़ार बनाएंगे हम वहाँ पे। अच्छा, हमने अकबरनामा की बात की, अबुल फजल ने लिखा। बादशाहनामा जो था शाहजहाँ का जो किस्सा है वो किसने लिखा था, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। हुमायूं का नहीं पता हमको, तो हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं जो था उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, तो हुमायूं नाम उसकी बहन ने ही लिखा है, उसकी मरने के बाद में लिखा गया है इसको। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नाम लिखा उसके मरने के बाद। अच्छा, तो गुलबदन जो थी वो डॉटर थी बाबर की, मतलब हुमायूं की बहन ही हुई और अकबर की चाची हुई, ठीक है। और अकबरनामा लिखने में भी इसने काफ़ी मदद की अबुल फजल को, कि वो बताएगी फिर अकबर, मतलब अकबर को काफ़ी सारी और भी पुरानी पुरानी चीज़ें, भाई अकबरनामा में पुरानी चीज़ें भी तो काफ़ी लिखी गई हैं। तो उसने अब वो उससे अपनी बहन, उस मतलब अकबर की जो चाची थी गुलबदन बेगम, उसी से पूछ के लिखा है। तो हुमायूं नाम को किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन ने ही, समझ रहे बात को। गुलबदन बेगम ने जो लिखा है उसकी तारीफ़ ही तारीफ़ नहीं की केवल मुगल एम्परर की, उसने एकदम जो फैक्चुअल उसको लगा है वो लिखा है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं कि कैसे इनमें लड़ाई झगड़े होते थे, इनके परिवार में हमेशा से मार्केट मची रहती थी, उसको कैसे घर की जो औरतें हैं उन्होंने काफ़ी काफ़ी बार रिजॉल्व करवाया है। काफ़ी उसने लिबरल तरीके से लिखने की कोशिश की है गुलबदन बेगम का, ऐसा बोलते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे कई सारी चीज़ें, रिक्रूटमेंट एंड रैंक, इंपीरियल ऑफिसर। अब देख लेते हैं जो मनसब सिस्टम था उसका भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक से वन इम्पोर्टेंट जो पिलर था किसका, मुगल स्टेट का, वो था इनका कोर्स ऑफ ऑफिसर। मतलब भाई साहब इनमें ऑफिसर्स का सिस्टम बहुत हिसाब किताब था, इन्होंने पूरा का पूरा इनका पूरी ब्यूरोक्रेसी चलती थी, काफ़ी सारे ऑफिसर होते थे, क्लर्क होते थे, पूरा का पूरा सिस्टम था, इसी वजह से इनका एम्पायर काफ़ी अच्छे से चल रहा था, ठीक है। जो ऑफिसर जो कॉप्स थी इनकी, मुगल ऑफिसर कॉप्स थी, उसको इस तरह से गुलदस्ता बोलते थे, जिसमें काफ़ी सारे फ्लावर हैं गुलदस्ते में, और वो जुड़े हुए किससे हैं, द लॉयल्टी ऑफ द एम्पर, एम्पर के जो प्रति उनकी वफादारी है उससे वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चंद्रभान ब्राह्मण करके एक आदमी है जिसने एक बुक लिखी है चार चमन, उसमें उसने मुगल नोबिलिटी को बताया है, कौन कौन होते थे मुगल की पूरी ऑफिसर्स में, वो सब इसने लिखा है। तो काफ़ी इसने लोगों के बारे में बताया है, जैसे अलग अलग रेस के लोग थे, अरब थे, ईरानियन थे, तुर्क थे, रशियन थे, सब तरह के लोग थे, कई सारे थे, जैसे कई सारी जात के भी थे। जैसे इसमें देखोगे आप, आप देख सकते हो सभी के सभी लोग हैं इसमें लिखा हुआ। अफगान ट्राइब थी, लोधी, रोहिल्ला, यूसुफजाई, कास्ट ऑफ राजपूत जिनमें ये आते हैं राठौड़, सिसोदिया, कछवा, हाड़ा, गौड़, चौहान, पमार, भदौरिया, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत, और भी कई इंडियन ट्राइब जैसे गक्कर, खोकर, बलूची, अदर, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम था। अब इनको मनसब बोलते थे, मनसबदारी सिस्टम था। मनसब में रैंक होती थी जिसको बोलते थे जत, तो 100 से लेकर 7,000 तक जत दी जाती थी किसी को। जत होता है जत, जैसे किसी की जत अगर ज़्यादा है तो समझ लीजिए वो ज़्यादा सीनियर ऑफिसर है, और किसी की जत कम है तो वो कम सीनियर ऑफिसर है, समझिए बात को। 1,000 से लेकर 7,000 जत तक, जत एक तरह से काउंट करने का सिस्टम समझ लीजिए आप। अच्छा, देखते हैं जत का सिस्टम क्या था।
अब देखिए, दो रूलिंग ग्रुप्स थे इंडियन ओरिजिन के जो इंपीरियल सर्विस में रहे हैं शुरू से ही। जैसे कौन कौन, जैसे एक तो थे जो इंडियन मुस्लिम जो थे, इनको शेख ज़्यादा बोलते थे, और दूसरे थे राजपूत जो थे, ठीक है। अब जो पहले जो थे वो राजपूत चीफ थे। जैसे सबसे पहला जो जुड़ा था इंपीरियल सर्विस में वो राजपूत चीफ था, इसका नाम था राजा बहारमल कछवा, आमिर का था, इसका आमिर फोर्ट है, ठीक है। उसने अपनी बेटी की शादी कराई थी अकबर, जिसका अकबर का बेटा जो हुआ था जहांगीर, वो उसी का बेटा था, जिसका नाम जोधाबाई करके रखा था, ठीक है। तो आमिर की जो प्रिंसेस थी उसी से उसकी शादी हुई थी अकबर की। अच्छा, तो देखते हैं। और भी ऐसा नहीं कि उसने एक ही जात को केवल प्रमोट किया। अकबर ने काफ़ी जो दूसरी जात के जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे एक टोडरमल करके था जो खत्री जात से आता था, उसके बाद उसने अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया था। ये करके सिस्टम था। अच्छा, फिर जहांगीर के टाइम पे जो ईरान के जो लोग थे उनको काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंचा जाने लगा, क्योंकि नूरजहां जो थी वो ईरान से आई थी। तो आप समझ रहे हो, जैसे कोई पत्नी जहाँ की होती है वो अपने गांव के लोगों को तो करवाई देती है, अपने पति के यहाँ इधर उधर लगवाई देती है, मतलब। तो इसी तरह का सिस्टम रहा होगा। अच्छा, औरंगजेब ने कई सारे राजपूत को हाई पोजीशन दी थी, जिससे वो, क्योंकि मराठाओं से बहुत परेशान हो गया था औरंगजेब और उसको टक्कर दे सकते थे राजपूत, तो इसलिए उसने कई सारी हाई पोजीशन पे उनको रख दिया था। अच्छा, और जैसे अब देखते हैं, जो गवर्नमेंट जो ऑफिस थी उनमें रैंक जो मनसब जो होते थे वो कोई हिसाब से डिजाइन किए हुए थे। जैसे अगर किसी मनसबदार के पास 1000 जज से ज़्यादा की रैंक है तो वो उमारा में आएगा। उमारा वही अमीर का जो कैपिटल है उमारा, बताया था ना मैंने आपको, तो अमीर कैटेगरी में आएगा वो आदमी, और छोटा वाला वो। अच्छा, ये सब डिसाइड कैसे होती थी ये रैंक का एक सिस्टम था कि रैंक से मतलब एक तो पोजीशन डिसाइड होती थी और उसकी सैलरी डिसाइड होती थी ऑफिशियल की, और एक होती थी सवार, दो चीज़ थी, जत और सवार, दो चीज़ दी जाती थी। जत से तो वही डिसाइड हो रहा है कि पोजीशन और सैलरी, देखो जत है, जत से तो पोजीशन हो रही है डिसाइड और एक सैलरी डिसाइड हो रही है। बेटा समझ रहे हो क्या? जत जो है, जत से पोजीशन और सैलरी दोनों डिसाइड हो रही है। एक होता है सवार, सवार से क्या हो रहा है, सवार से उस मनसबदार के पास कितने घोड़े हैं, सवार समझ ना, सवारी घोड़े पे जो आदमी करता है उसके पास कितने घोड़े वाले आदमी हैं, उससे तो उसका डिसाइड होगा। एक सेकेंड, पेंट कौन सा आ गया, हाँ। तो देखिए, दो तरह के सिस्टम थे। अगर किसी को कोई रैंक दी जाती थी मुगल टाइम पे, एक तो जत दिया जाता था, एक तो सवार दिया जाता था। जत से उसकी सैलरी और पोजीशन डिसाइड होती थी, और सवार से उसके बाद कितने घोड़े रहेंगे वो रहेंगे, घोड़े वाले जो आदमी है। अच्छा, 1000 से अगर किसी के पास ज़्यादा जत है तो उसको उमारा मान जाता था। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब ये इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो स्टेटमेंट वाले बनेंगे। उसमें लिख देगा कि 15 से ज़्यादा जत वाले नोबल माने जाते थे, उमारा माने जाते थे, नहीं 1000 से ज़्यादा वाले। जज से क्या क्या डिसाइड होता था, पोजीशन और सैलरी। तो ये मैं आपको क्लियर एक बार में कर देना चाहता हूँ। मनसबदारी जो सिस्टम था उसमें सैलरी मिलती थी, समझ रहे बात को। अमर नायक जो सिस्टम था विजयनगर का, उसमें कोई सैलरी या कैश में नहीं मिलती थी। ये मैं आपको पिछले उसमें भी बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, और विजयनगर वाले में तो बताया ही था बहुत अच्छे से। अच्छा, घोड़े वगैरह का भी बहुत शौक था। अब घोड़ों का ये था कि जो, जैसे घोड़ा को बताऊँ, घोड़ों पे एक इंपीरियल मार्क दिया जाता था, घोड़ों पे निशान बनाए थे, इसको दाग बोलते थे। और जो कोई अच्छा घोड़ा होता था तो घोड़े वगैरह को बहुत ध्यान से रखा जाता था। एम्परर जो था खुद पर्सनली रिव्यू करता था किसको, रैंक को, टाइटल को, ऑफिशियल पोस्टिंग को, किसी का अगर प्रमोशन करना है, इस सब को राजा ही खुद देखता था। जो मनसब ये सिस्टम था इसको डिजाइन किसने किया था, इसको डिजाइन किया था अकबर ने। तो ये दिमाग में रख लो ये बात, मनसब सिस्टम का डिजाइनर कौन है, अकबर है खुद, ठीक है। अकबर ने कई सारी चीज़ें ईजाद की हैं, जैसे झरोका दर्शन वाला कंसेप्ट जो था वो भी अकबर से याद था। अच्छा, और जैसे कई चीज़, जैसे किसी आदमी को, कोई नॉर्मल घर से कोई आदमी है, मतलब जो अकबर के मनसब सिस्टम, मनसबदार नहीं है अकबर का, उसे मनसबदार बनना है, तो एक पर्सन जिसको ज्वाइन करना है सर्विस को, वो पेटिशन डालेगा किसी नोबल के थ्रू। नोबल मतलब जो पहले से काम कर रहा है अकबर के यहाँ, उसके थ्रू पेटिशन मतलब एप्लीकेशन डालेगा किसकी, और जो एप्लीकेशन जो होती थी मनसब बनने की, उसको बोलते थे तजवीज़। क्या बोलते थे, तजवीज़, इस एप्लीकेशन को। तो अगर एप्लीकेंट जो सूटेबल फाउंड होगा तो उसको वो ग्रांट कर देगा, ठीक है। तो ये तजवीज़ क्या होती है, तजवीज़ होती है पेटिशन जो किसी नोबलमैन के द्वारा दी जाती है मतलब एम्परर को, किस लिए कि अगर किसी को मनसबदार रिक्रूट करना है अगर किसी को, तो इसलिए ये तजवीज़ को दिया जाता है। ये आपके समझ आ गई बात, तजवीज़ का क्या सिस्टम है। अच्छा, और देखिए, दो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं, दो और भी इम्पोर्टेंट अलग अलग, मतलब 2 अदर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर सेंटर में। एक तो है दीवाने आला, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, इसके पास खजाना में जाने का रहता हुआ सिस्टम, दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर।
और सद्र उस सुदूर, मिनिस्टर ऑफ ग्रांट, अगर कोई किसी जगह पैसा वैसा देना है किसी चीज़ में तो ये सब है, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है नहीं। इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मीर बख्शी, ये सुपरवाइज करता था किसको, द कॉप्स ऑफ द कोर्ट राइटर्स, जैसे सारे सारे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड वगैरह करता था ये, ठीक है। तो एक तरह का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता था जिसका नाम है अखबारत। अखबारत अखबार से काफ़ी मिलता जुलता है नाम इसका। इसमें ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि अटेंडेंस क्या आ रही, कोर्ट में कौन कौन ऑफिसर आए और क्या 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 उनके टाइटल थे, उनके डिप्लोमेटिक मिशन क्या क्या थे, ये सब इसमें अखबारत के अंदर रहता था। तो अखबार में इस तरह से इन्फॉर्मेशन होती है जैसे अखबारत में होती थी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, अगली पेज से देखिए, बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब सेंटर में तो चलो इस तरह शासन चल रहा है, दूर दराज जो प्रोविंस बनाए हुए थे इन्होंने, काफ़ी प्रोविंस को बोलते हैं सूबा, ठीक है। तो हर प्रोविंस के लिए एक गवर्नर होता है जिसको सूबादार बोलते थे। एक प्रोविंस सूबा है तो सूबादार उसको चलाएगा, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता था किसको, एम्परर को, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता था कि जो सूबा जो तो उसको डिवाइड किया हुआ था, सूबा को मतलब काफ़ी उसमें सरकार में सूबा को आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ था सरकार। एक सूबे के अंदर काफ़ी सारी सरकार थे, इससे को बोलते सरकार। अच्छा, उनमें काफ़ी सारे फौजदार भी अपॉइंट किए हुए थे जिनको कमांडेंट बोलते थे, ठीक है। तो कभी कभी फौजदार और जो सरकार जो थे उनका जो जुरिडिक्शन है वो ओवरलैप भी करता था, समझ रहे बात को, जो फौजदार रखे हुए हैं वहाँ पे, ऐसा होता था। अच्छा, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको क्या था, देखिए इसको देख लेते हैं। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ द परगना। परगना होती थी सबसे सब डिस्ट्रिक्ट जो सबसे छोटे लेवल का, ठीक है, उसको परगना बोलते थे। और उसमें काफ़ी तरह की चीज़ होती थी, जैसे कानूगो होता था जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता था, चौधरी जो होता था वो रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में रखता था, और एक काजी होता था एक जज टाइप का। ये छोटे लेवल पर हो रही है, परगना लेवल पे ये बात। तो आपने देख लिया कि सेंटर में हमने देखा किस तरह के अफसर होते थे, दीवान आला था और कई सारी चीज़ थी। जो सेंटर के बाद जो प्रोविंस थी उनमें सूबादार होता था, उसके बारे में इसमें हमने बात की इस वाले पैराग्राफ में। सूबादार के अलावा ईस्ट सूबा जो वो सरकार के अंदर डिवाइड होता था, जिसमें फौजदार अपॉइंट किए जाते थे काफ़ी, और उससे छोटा भी होता था परगना। परगना के अंदर क्या होता था, 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर होते थे, जैसे कानूगो कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड इसको बोलते थे। अच्छा, चौधरी रेवेन्यू कलेक्शन का जो जिसके पास चार्ज होता है इंचार्ज वो, और एक काजी, समझ रहे हो। परगना लेवल पर 3 लोग हैं, कानूगो, चौधरी और काजी। इनको आप याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपके लिए आ सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक आध चीज़ और देख लेते हैं, बियॉन्ड द फ्रंटायर, इनकी सीमाओं के बाहर क्या चल रहा था उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अच्छा, तो आपको बताऊँ, जैसे अब आप इनके नाम ही देख लीजिए, किस तरह से नाम रखते थे। जहांगीर, पूरे जहां का, वर्ल्ड सीजर, जहांगीर का मतलब ये थे ना शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड, अपने नाम इस तरह के रखते थे ये लोग। अच्छा, साफाविद एंड द कंधार, कंधार जो जगह है अफगानिस्तान में, उसमें काफ़ी वो रहा है हमेशा डिस्प्यूट, क्यों रहा है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। हिंदू कुश जो माउंटेन है वो सेपरेट करते हैं किसको, अफगानिस्तान को ईरान से और सेंट्रल एशिया से। मतलब अब हिंदू कुश जो माउंटेन है उसी से इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग होता है ना, ईरान उधर की तरफ है, हिंदू कुश माउंटेन के लेफ्ट में, राइट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है। तो कांधार एक ऐसी जगह है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से ही सबका वो रहा है कि कांधार पर कब्जा करेंगे। तो देखिए इसको देख लेते हैं, जैसे ए कॉन्स्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वाज टू वार्ड ऑफ दिस पोटेंशियल डेंजर बाई कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट नोटेबली काबुल एंड कांधार। देखिए अब काफ़ी सारे राजा थे, ईरान के साफाविद रूलर थे, काफ़ी सारे रहते थे इनके ऊपर भी, इधर उधर अफगानिस्तान में अलग थे, तो काफ़ी खतरा बना रहता था। शुरू से ही इनकी मुगलों की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि इन्होंने चाहा है कि कैसे भी करके कंधार और काबुल, ये जो 2 ये आउटपोस्ट हैं, इनको कैसे भी करके कब्जा कर लें इनके ऊपर, समझ रहे बात को। तो एक सेकंड, पेज खो गया यार, किस पेज पे थे हम, 2-3 पेज और बचे हैं बस, 2-1 पेज। तो देखो, जो कांधार था ना वो एकदम बोन ऑफ कंटेंशन था बिटवीन द साफाविद एंड द मुगल। मुगल और साफाविद, जो ईरान के जो साफाविद रूलर थे और मुगल यहाँ इंडिया के, इनके बीच में कंधार का हमेशा से वो रहा है नाटक।
जैसे जो पहले जो ये कांधार था, ये पहले पोजीशन में था किसके, हुमायूं ने भी इस पर कब्जा किया हुआ था। फिर बाद में इसको सफाविद रूलर ने दोबारा कब्जा लिया था। फिर क्या हुआ था कि इसको रिकॉन्कर कर लिया 1595 में, अकबर ने दोबारा इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है। फिर 1622 में क्या हुआ कि दोबारा से सफाविद रूलर ने हमला कर दिया। जहांगीर का टाइम था उस वक्त, जहांगीर तो इतना हमेशा से बेकार ही रहा है। तो मुगल जो गरीसन, मुगल जो आर्मी थी उसको डिफीट कर दिया। ऐसा बोलते हैं कि वो अच्छी तरह से तैयार नहीं थे, इल प्रिपेयर्ड थे मुगल आर्मी। और दोबारा से जो सफाविद जो है वो लास्ट में, मतलब जो कांधार जो वो सफाविद रूलर के पास चला ही गया। देखो सबसे पहले किसके पास था, हुमायूं के पास वो था। फिर सफाविद वालों ने दोबारा छुड़ा लिया। फिर अकबर ने 1595 में दोबारा से उसको कब्जा आया। फिर 1622 में जहांगीर ने बंटाधार कर दिया उसका। ठीक है। ऑटोमन वालों को देख लेते हैं। तुर्की के रूलर जो थे उनको ऑटोमन बोलते हैं। उन अब तो आपको बताया था टर्की के अंदर, ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर काफ़ी सारी जगह आती थी, सऊदी अरब वगैरह भी आता था। सऊदी अरब में मुसलमानों का बहुत ही फेमस हज करने के स्थल हैं मक्का और मदीना, दोनों की दोनों जगह वहीं पर आती हैं ऑटोमन एम्पायर के अंदर। तो इन्होंने उनसे काफ़ी एक तरह का वो बनाया हुआ था कि तुम हमारे लोगों को हज पे जाने देना, हम तुमको जाने देंगे। तो पूरा रिलीजन वगैरह का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था। यही है बेसिकली इस पैरा में, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, इमेज को देख लीजिए। ये एक इमेज है, क्योंकि इनमें काफ़ी लड़ाई वड़ाई होती रहती थी पहले सफाविद वालों में कंधार के पीछे। तो देखिए एक इमेज इस तरह से बना रहती थी फ्रेंडशिप की। इसमें एक मुगल एम्पायर खड़ा हुआ है, इधर ईरान का रूलर खड़ा हुआ है, ईरान वाले को छोड़ा दिखाया है। ठीक है। और वही खड़े हुए हैं यहाँ, ये पूरा का पूरा नक्शा बना हुआ है नीचे पूरी दुनिया का। इसमें वो शेर और बकरी करके एक साथ रह रहे हैं, वो हमेशा से मिलता है शेर बकरी का, तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, और जैसे जेस्यूट एट द मुगल कोर्ट। जेस्यूट क्या है पहले तो ये देख लीजिए आप। ठीक है। एक सोसाइटी ऑफ जीसस करके संस्था है, इसको जेस्यूट बोलते हैं। ये क्रिश्चियन मिशनरी हैं। जैसे ही एंड ऑफ 15th सेंचुरी हुआ, जैसे यहाँ पे इंडिया के लिए डायरेक्ट सी रूट उन्होंने फाइंड कर लिया 1498, 15th सेंचुरी का एंड, वास्को द गामा ने यहाँ के लिए रास्ता पा लिया। पोर्तुगीज़ था वो, तो काफ़ी सारे पोर्तुगीज़ यहाँ पे आने लगे। ठीक है। तो यूरोप को असली में इंडिया के बारे में पता कैसे चला, जो जेस्यूट जो मिशनरी थे, सोसाइटी ऑफ जीसस करके जो एक सोसाइटी थी मिशनरीज की, जो बदलते थे अपने धर्म में, हमेशा से कन्वर्ट करवाते थे। इनका काम ये रहा है क्रिश्चियनिज्म का और इस्लाम का, कि इन्होंने हमेशा से लोगों को कन्वर्ट करवाया है। तो जेस्यूट मिशनरी आते थे इंडिया में, आने लगे थे। तो यूरोप को जो है इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में इन्हीं से पता लगी है ज़्यादातर शुरू की। फिर तो बाद में से काफ़ी लोग यहाँ पर आने लग गए हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ, वहीं से जैसे डिस्कवरी हुई सी रूट की 15th सेंचुरी के एंड में वास्को द गामा ने की, तब से आने लग गए। अच्छा, तो ये मैंने आपको सब बता ही दिया। तो मुगल को, अच्छा ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट जेसूट जो मिशन आया था वो मुगल कोर्ट में आया था 1580 में। समझ रहे बात को। 1580 में किसका राज था, अकबर चल रहा था भाई इस वक्त तो। अच्छा, जेसूट अकबर के कोर्ट में आया, क्रिश्चियनिटी पे उसने डिबेट वगैरह की, किसके साथ, उलामा वगैरह के साथ, जो इस्लाम के जो जानकार थे। फिर बाद में दो और आए थे 1591 में, 1595 में। तब पहला, लेकिन एक बात आप समझिए कि अकबर के टाइम पे ही जेसूट मिशन आया है पहली बार। अच्छा, अकबर के लिए इन्होंने एक टाइटल दिया है द असेसेबल एम्परर। असेसेबल का मतलब ये, एक मिनट, एक मेंबर था जेसूट मिशन में, जो सोसाइटी ऑफ जीसस करके जो पहला जो मिशन आया था यहाँ पे, कई सारे लोग आए थे, उनमें एक मॉन्थरेट नाम का एक आदमी था। उसने अकबर के बारे में यही बोला था भाई कि बहुत ही एसेसेबल एम्पायर है ये, एम्परर है। एसेसेबल का मतलब होता है कि हर कोई इससे मिल सकता है, अपनी प्रजा से काफ़ी मिलने के लिए टाइम निकालता है। ऐसा काफ़ी इसकी तारीफ में वर्ड लिखेंगे। अब तारीफ वारी तो करनी होती है भाई साहब, क्योंकि इसी तरह के थे इस्लामिक रूलर हो चाहे क्रिश्चियन रूलर हो, कि कोई बस तारीफ ना करे तो जेल में पटक देते हैं। तारीफ वारीफ काफ़ी इसने की है इसीलिए। ठीक है। और जैसे लास्ट पेज को और पढ़ लेते हैं, लास्ट पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, रिलीजियस डिबेट चल रही है कोर्ट में। एक तरफ वो उलामा बैठे हुए हैं, देखो बैटरी भी गई। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, इस वीडियो को तो पूरा कर ही देते हैं जल्दी से। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, मॉन्सरेट ने ऐसा बोला, जो किंग जो है वो, किंग केयर लिटिल दैट अलाउइंग एवरीवन टू फॉलो हिज रिलीजन, ही वाज इन रियलिटी वर्टिंग अदर। तो सब लोगों को अपना धर्म फॉलो करने से वो सबका धर्म बर्बाद कर रहा है। वो इनका काम यही था कि क्रिश्चियन बन जाओ सबके सब, बढ़िया तरह से रहोगे, बेसिकली बात ये है। ठीक है।
और काफ़ी इंटरफेथ डिबेट होती थी हमेशा से ही, जिनमें काफ़ी सारे लोग होते थे, हिंदू, जैन, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अकबर इस सब पे काफ़ी अच्छे से सुनता था इन सब चीज़ों को, ठीक है। और हमने जैसे एक तो देख लिया एक चीज़ तो कि अकबर और अबुल फजल ने एक फ़िलासफ़ी क्रिएट की थी कि वो किंग और आइडियोलॉजी की एक लाइट आ रही है ऊपर से और इस तरह से जा रही है, ये सब पूरा सिस्टम आपको पता ही है। अच्छा, और एक चीज़ देख लेते हैं, हरम के बारे में एक और आदमी ने लिखा है, इसकी बुक है अब्दुल कादिर बदौनी, इसकी बुक है, बुक का नाम क्या है, मुंतखाफ उत तवारिक। मुंतखाफ उत तवारिक जो नाम की जो किताब है अब्दुल कादिर बदौनी ने लिखी है, और यहीं पे जाके होता है ये चैप्टर एंड। ये पता नहीं कि तो कितनी अजीब बुक है यार, इसका तो मुझे लगता है यूपीएससी वाला भी पूछेगा नहीं, उसको क्वेश्चन लिख के भेजना होगा यूपीएससी को, जो भी पेपर बनाएगा हिस्ट्री का, तो मुझे नहीं लगता है वो उतना बड़ा वर्ड लिख पाएगा कि मुंतखाफ उत तवारिक किसने लिखी है, अब्दुल कादिर बदौनी ने लिखी है, ठीक है जी। अभी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो बाबर के जो मेमोयर थे तर्किश में, ठीक है, 1530 में बाबर मर गया, तो जो बाबर का मेमोरीज जो था इसको बाद में पर्शियन में चेंज करवाया गया, उसको बाबरनामा बोलते हैं, तो इसको बचा लिया गया और फैमिली कलेक्शन में शामिल हो गए तैमूरिद के, ठीक है। 1587 में हुमायूं तो 1555 में ही मर गया था, 1556 में बेसिकली, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने इसके मरने के बाद लिखना स्टार्ट किया। 1589 में बाबर का जो मेमोरियर है उसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन में, इसको बाबरनामा बोलने लगे। अकबर के टाइम पे हो रहा है ये सब। अबुल फजल ने 1589 से 1602 के बीच में क्या लिखा, अकबरनामा को लिखा, बढ़िया, ठीक है। और 16 से 5 तक जहांगीर रहा था और जहांगीरनामा भी लिखवाया उसने। अच्छा, 1627 तक रहा था वैसे ये, ठीक है। 27 में फिर बन गया था शाहजहाँ। और फिर अब्दुल हामिद लाहौरी जो था, अच्छा ये हमने बताई थी कि जहांगीर की जो स्टोरी जहांगीरनामा जो है ये लिखी गई थी ना। अब जैसे अब्दुल हामिद लाहौरी जो था, लाहौरी ने किसका लिखा, फर्स्ट 2 दफ्तर लिखे किसके, बादशाहनामा के। मैंने बताया कि ये फिर बीमार हो गया था। बादशाहनामा की जो लास्ट का जो दफ्तर है वो किसने लिखा है, हिस्टोरियन वारिस नाम का जो व्यक्ति है, देखिए लिखा भी है इसमें, वारिस जो है मोहम्मद वारिस, उसने थर्ड उसको शाहजहाँ का जो था उसको लिखना स्टार्ट किया, 20 साल तो उसने लिख दिए। और 1668 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकते हैं, आलमगीर नामा, औरंगजेब की जो स्टोरी है इसको लिखा हुआ है मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम नाम का व्यक्ति है जिसने आलमगीर नामा लिखा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बाबर नामा को बाबर ने खुद लिखा है, समझ रहे बात को। जहांगीर नामा को जहांगीर ने खुद लिखा है, देखिए जहांगीर राइट्स इज मेमोयर जहांगीर नामा। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है, अकबर का पता ही है। बादशाह नामा शाहजहाँ का आपको बता ही दिया, अब्दुल हामिद लाहौरी, जिसको बाद में मोहम्मद वारिस ने उसका थर्ड पार्ट लिखा है। आलमगीर नामा को मोहम्मद काजिम ने लिखा है, बेटा ये याद रख लेना, ठीक है। यहीं पे होता है जब ट्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ पे आपकी 2 बुक कंप्लीट हो गई हैं, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर मैं कल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।